नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेड माइक और मैं हूं मिलन शर्मा। अमेज़ॉन के लेऑफ्स ने खबरें बहुत ज़्यादा इस कदर फैला दी हैं कि अब नौकरी कैसे बचेगी ये बहुत बड़ा सवाल है और सबके जहन में ये सवाल है क्योंकि जब एक इतनी बड़ी कंपनी सेकेंड ट्रांच में 16,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करती है, भारत में भी उसका इम्पैक्ट होता है और इसका जो ग्लोबल देखने का नज़रिया है वो इस वक्त हम सोच रहे हैं क्योंकि कभी हम बात करते थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी नौकरियां ले जाएगा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, एआई इज़ हियर और वो वाकई में नौकरियों को प्रभावित भी कर रहा है। आपने देखा होगा कि अमेज़ॉन ने जब फायरिंग्स की तो उसमें ऑटोमेशन, एआई एक बहुत बड़ा जो रीज़न था उसकी वजह से भी बहुत सारी फायरिंग्स हुई। लेकिन इसका इंडिया में क्या इम्पैक्ट है और ज़्यादातर हम देखें तो आगे चल के क्या होने वाला है जॉब्स मार्केट में इंडिया में, इसके लिए मेरे साथ बात करने के लिए कुछ दिलचस्प यहाँ पर लोग हैं और मैं बात कर रही हूँ इस वक्त पोस्टेरिटी कंसल्टिंग के फाउंडर्स से, कॉलीग से। यहाँ पर दिलीप जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, कामिनी हैं। तो आप बता दीजिए कि पोस्टेरिटी कंसल्टिंग क्या करती है, कहाँ पर हायरिंग्स करती है? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हम जो काम कर रहे हैं वो वर्कफोर्स सॉल्यूशंस में और टैलेंट डेवलपमेंट में काम करते हैं और उसमें हायरिंग भी एक की पार्ट है हमारा सर्विस ऑफरिंग्स का। अगर हम बात ले ऑफ की करते हैं तो ये एक इसका जो कारण है वो एक नहीं है, एआई नहीं है या कोई एक कारण नहीं है, इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं और इसका जो सीड है वो कुछ साल पुराना है। अमेज़ॉन ने जो किया है क्योंकि वो बड़े लेवल पे है, बड़ी कंपनी है तो हाईलाइट हुआ है, लेकिन ये बहुत ही सिस्टमेटिकली या ऐसे बोल लीजिए चुपचाप भी हो रहा है विदाउट मीडिया अटेंशन। और इसके कारण जो हैं जैसे आपने बोला एआई है, टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेशन है। इसके अलावा ये भी है कि इन कंपनियों ने जब कोविड आया था उस दौरान बहुत ज़्यादा हायरिंग की जिसकी नीड नहीं थी या असेसमेंट क्लियर नहीं हुए, जो ऑप्टिमिज्म थी वो शायद पूरी नहीं हुई। तो उसकी वजह से सपोज एक एग्जांपल लीजिए कि अमेज़ॉन ने डबल हायरिंग कर ली 2 साल में या गूगल ने काफ़ी हायर किया और सब जगह यही था कि जो भी फोकस है वो हायरिंग पे होना चाहिए। लेकिन अगर जब हम मुड़ के देखते हैं तो इतनी यूटिलिटी नहीं हो पाई, एफिशिएंसी नहीं हो पाई। तो ओवर हायरिंग इज़ वन रीज़न। सेकंड जो हो सकता है आप ऐसे मान लीजिए कि कभी कभी कल्चरल इश्यूज़ भी हो जाते हैं जब सडनली ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा हो जाता है हेड काउंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो कल्चरल इशू हो सकते हैं, परफॉर्मेंस इशू हो सकते हैं, रिडंडेंसी के इशू हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी के इशू हो सकते हैं। तो फिर ये ऑप्टिमाइजेशन भी उस कारण से हो रहा है, एक ये भी कारण है। दूसरा फिर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, एंटी इमिग्रेशन सिचुएशंस हैं। इंडिया में एक जो फॉरेन कंपनीज हायर नहीं कर रही उसका एक कारण ये भी है कि रेजिस्टेंस फ्रॉम देयर पॉलिटिकल बॉसेस इन द वेस्टर्न कैपिटल्स, ये भी हो सकता है। इरोडिंग कॉस्ट एडवांटेज है, एक टाइम पे इंडिया की जो कॉस्ट थी 20 साल पहले एक रिसोर्स के जब हायर करते तो आज देखें तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो इसकी वजह से ये ले ऑफ है और ये ऐसा नहीं है कि ये अब हो गया आगे नहीं होगा, ये चलता रहता है। ये सेक्टर टू सेक्टर है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री है, कंपनी टू कंपनी है। इसको लेके एक ही तरीका है कि जो एम्प्लॉयज़ है वो अपने आप को अप स्किल करें, परफॉर्मेंस पे फोकस करें और आगे बढ़ते रहें। अनसर्टेनिटी इज़ द बिगेस्ट सर्टेनिटी इन द कमिंग डेज जॉब मार्केट में। चंद्रशेखर जी, तो आप लोग रिक्रूटिंग का काम करते हैं, कंसल्टिंग करते हैं। जब आप देखते हैं कि इस लेवल पे लेऑफ्स हो रहे हैं, 16,000 इस बार, 16,000 पिछले साल में भी हुआ, तो आप लोगों को डायरेक्टली कैसे ये इम्पैक्ट करता है? सो रिक्रूटिंग ऑटोमेटिकली जो रोल्स मार्केट में आ रहे हैं एंड वी हायर एंड क्लोज देम, तो जब वो काम कम आ रहा है तो ऑटोमेटिकली रिक्रूटिंग फर्म्स पे इम्पैक्ट रहता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क इज़ लेस। और एक तरफ तो है कि बड़े प्लेयर जो मार्केट में हैं उनकी रिपोर्टिंग तो मीडिया में आती है। भारत में बड़े प्लेयर्स के अलावा बहुत मिडिल सेगमेंट में या छोटी कंपनियां भी हैं जो कि ओवरऑल ग्लोबल टर्मोइल की वजह से, पैसे के महंगे होने की वजह से कम हायरिंग कर रही है। जो मेरे कलीग ने बताया, एआई तो रीज़न है ही, लेकिन जो अनसर्टेनिटी ग्लोबल है ये भी एक बड़ा प्राइमरी कारण है। भारत में जो खासकर वाइट कॉलर इकोनॉमी है, ये वाइट कॉलर इकोनॉमी वेस्टर्न कंट्रीज से या एपेक कंट्रीज से काफ़ी सारा भारत में काम आने की वजह से है। और बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल टर्मोइल ये काफ़ी सारा काम जो लगातार आ रहा था हर साल, कितने जीआईसी इस साल आए, अब इतने जीआईसी इस साल आए, अब इतने जीआईसी इस साल आए,
उसमें एक ब्रेक लगा या थोड़ा स्लो भी हुआ है। जो जीआईसी आ भी रखे हैं उन्होंने नंबर अपना कम किया है। दूसरा, जो हमारी आईटी सर्विसेज कंपनी है, टीसीएस हो गया, एचसीएल हो गया, एक्सेंचर हो गया, ये भी अल्टीमेटली काम ज़्यादा करते हैं ग्लोबल कंपनियों के लिए ही। उन्होंने काम करना या काम देना कम किया। सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पैक्टिंग दिस ओवरऑल इकोसिस्टम। तो बिकॉज हमारे एंड यूज़र वही हैं, हम उन्हीं के लिए हायर कर रहे हैं, तो वहाँ नंबर अगर कम हुआ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी जो नंबर है वो कम है और बिजनेस को इम्पैक्ट वो कर रहा है। बिल्कुल। और कामिनी, जब आप सुनती हैं कि अमेज़ॉन में ले-ऑफ्स हो गए, मेटा में यहाँ वहाँ, तो पहला ख़्याल क्या आता है? नौकरी कैसे बचेगी अब? पहला ख्याल तो मेरा ये आता है कि लाइक चंद्रा सेड, बहुत सारा कुछ करेक्शन है, क्योंकि 2020 में न्यूज़ ये भी आई थी कि जॉइनिंग बोनस के नाम पे मर्सिडीज़ मिल रही है। स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस भी, जैसे स्टार्टअप्स थे जिनको फंडिंग बूम थी, जो अब नहीं है, 2022 के बाद हमने देखा है कि थोड़ी फंडिंग भी स्टार्टअप्स को कम हुई है। पर उस टाइम पे देयर वाज एटलीस्ट इन टेक, जो भी टेक के रोल्स थे, वेदर इट वाज डेवलपमेंट, वेदर इट वाज डेटा रिलेटेड, बहुत इन्फ्लेटेड सैलरीज, बहुत इन्फ्लेटेड पूल, बहुत इन्फ्लेटेड हेड काउंट्स हुए थे 2020 के बाद, क्योंकि मार्केट का ऑप्टिमिज्म था, रिक्वायरमेंट थी, हर कुछ ऑनलाइन हो गया था। अब इन 2026 there's a little bit of correction. there's जो कंपनीज ने 2020 में ये भी बोला था कि परमानेंट वर्क फ्रॉम होम, कभी वापस ऑफिस नहीं आएंगे, रेगुलेशंस बहुत बदले वो हैं। एक बहुत अच्छा समय नहीं था। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। अच्छा और बुरा दोनों रहा, पर उसके बहुत सारे करेक्शंस अब आए हैं। जो कंपनीज बड़े, वेदर इट्स मेटा, वेदर इट्स गूगल, वेदर इट्स ट्विटर और एक्स नाउ, जिन्होंने बोला कि कभी वर्क फ्रॉम होम ख़त्म नहीं होगा, दे ऑल कॉल्ड बैक टू ऑफिस। जो कैंपसेस थे दे ऑल रिज्यूम्ड, एंड तो जो वो रिमोट वर्कफोर्स इतने तादाद में हायर हुई थी, उसमें बहुत सारे रिडंडेंट हुए, इवन इन स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस और स्टार्टअप्स फॉर दैट मैटर, जो इतनी फंडिंग लेके बैठी थी, और इनसेन हेड काउंट, इनसेन कैश स्पेंडिंग जहाँ हुई है। I don't think in 2026, at least after the rise and fall of startups, whether it was in edtech sectors or app sectors in general, digital tech में, I don't think 2026 में just head count is a parameter for success. ऐसा नहीं है कि अगर किसी छोटी कंपनी में भले उसका नाम नहीं पता हो, पर उसका हेड काउंट अगर 5,000, 1,000, 10,000 है तो वो सक्सेसफुल है। ये आज 2026 में नहीं मान्यता है इस इंडस्ट्री में एटलीस्ट। तो हेड काउंट जब मेरा पैरामीटर ऑफ सक्सेस ही नहीं है, तो मेरा फोकस उस पर क्यों हो? इसीलिए बहुत सारी कंपनीज ये भी सोच रही हैं, जो काम पहले आई थिंक 10 लोग कर पा रहे थे, वो अब एक सिस्टम रातों रात करती है, जिसमें किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, जो AI और ऑटोमेशन लेके आ रहा है। तो मैं वो 10 लोग को हटाऊंगा नहीं। I think that has also become a thought in the industry, and that's a valid. From a business perspective, it makes sense. As a job seeker, it's a little scary. As a person that's जो एक एम्प्लॉय है, जो एक वर्कफोर्स में काम कर रहा है, आज इस कॉर्पोरेट ऑफिस में है, कल कहीं और होंगे, उनके लिए थोड़ा डरावना है। पर उसमें यही है कि आप अपने आप को ऐसा बनाते हैं किसी भी इकोसिस्टम में, भले वो आपका वर्कफोर्स 100 लोगों का हो या 50 का हो या 10,000 का हो, कि आप इरिप्लेसेबल हो। ना कोई दूसरा इंसान, ना कोई मशीन आपको रिप्लेस कर पाए, और वो आपका स्किल सेट होना चाहिए, इज़ माई ओपिनियन ऑन दिस। तो स्किलिंग पे अब बात आकर टिक गई है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि भारत कई दफ़ा ये जो डील्स की बात हो रही है, फॉरेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, EU के साथ अभी हमने साइन किया, ओमान के साथ साइन किया, न्यूजीलैंड जैसे देश के साथ साइन किया, US के साथ बातचीत अभी भी कहीं ना कहीं अटक के कहीं चल रही है, लेकिन चल रही है। तो उसमें UK के साथ हमने FTA किया, तो वहाँ पर ये बोला जा रहा था कि अब हम एक्सचेंज करेंगे, और कैसी कैसी जॉब्स के लिए उन्होंने बोला एक्सचेंज करेंगे। वी कैन एक्सचेंज फॉर शेफ्स, जैसे यहाँ इंडिया से शेफ़ वहाँ जाए, योगा इंस्ट्रक्टर्स है ना, योगा इंस्ट्रक्टर उनको चाहिए। तो इस सेगमेंट के जो जॉब्स हम देख रहे हैं, उसके लिए अभी भी डिमांड दिखाई दे रही है। बट जैसे कोई डेस्क बेस्ड काम है, ऑटोमेशन बेस्ड काम है, अब उसके सर पे तो तलवार लटक रही है। देखिए, जो है क्या कि इंडिया में जॉब्स बाइनरी में नहीं है कि नहीं है। ब्लू कॉलर जॉब्स में अबंडेंस है, ग्रे कॉलर, गिग जॉब, सीजनल जॉब, जो आप एक टाइम पे हम जो लोअर क्वालिटी जॉब समझते हैं, वहाँ काफ़ी डिमांड है। इनफैक्ट वहाँ लोग अवेलेबल नहीं है, वो ब्रिज नहीं हो पा रहा है टैलेंट सप्लाई और डिमांड में। प्रॉब्लम है वाइट कॉलर जॉब्स में। एज़ फार एज द गवर्नमेंट इज़ कंसर्न्ड, वो कोशिश कर रही है, लेबर मोबिलिटी को लेके पैक्ट कर रहे हैं, रसिया,
या EU के साथ भी लेबर मोबिलिटी एक बड़ा की एस्पेक्ट रहा है, बट वहाँ भी लेबर मोबिलिटी मल्टी डायमेंशनल है, क्योंकि वो वहाँ लोग नहीं है, हमारे यहाँ लोग ज़्यादा हैं। सरकार अपना काम कर रही है, जो भी है वो मैक्रो लेवल पर तो हो ही रहा है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि नए लेबर कोड भी आए तो हायरिंग फायरिंग तो कॉमन होने वाली है। दैट गवर्नमेंट ये चाहती थी, इंडस्ट्री भी ये चाहती थी कि ईज़ ऑफ फायरिंग दोनों होनी चाहिए। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये न्यू नॉर्मल भी हो, ये टैबू सब्जेक्ट नहीं रहेगा कि आपने क्यों निकाले। जैसे हायर करने पे कोई टैबू नहीं था तो निकालने पे भी कोई टैबू नहीं होगा। अब बात आती है कि इंडिविजुअल इसको कैसे रेस्पॉन्ड करे। कोई ज़रूरी नहीं है जो कैरियर आपने शुरू किया उसमें आप रिटायर करेंगे। हो सकता है जो टेक्नोलॉजी जॉब थी वो रिडंडेंट होगी ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिए कि आपको रोलर कोस्टर राइड हो सकती है, बम्पी राइड हो सकती है। तो उसका तरीका यही है कि आप तैयार रहिए कि नए करियर में अगर जाना पड़े तो उसके लिए मैं क्या इक्विप्ड हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया, आप एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि मेरी जॉब लगी है मैं सर्टेन हूँ, ये नहीं हो सकता है। तो आपको अपने आँख नाक कान खुले रखने हैं, अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहना है, इंश्योर करना है कि रिडंडेंसी। तो आप कह रहे हैं मैं कभी कंफर्टेबल नहीं हो पाऊंगी एक जॉब के साथ, मेरे मेरे मैं गैस बर्नर के ऊपर बैठा रहूंगा हमेशा, और मैं ये सोचूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये कंपनी में 10 साल बिता दूं। दैट्स नॉट पॉसिबल एनी मोर। कंफर्ट तो वैसे भी नहीं होना चाहिए, चाचा नेहरू बोल गए। अरे कई लोग कंफर्ट में कितनी नौकरियां निकाल देते हैं। उनके जब आप देखिए ना, हम पर्सनल लाइफ में भी जब भी हम कंफर्ट जोन में जाते हैं तो वहाँ से रिस्क शुरू होता है। और प्रॉब्लम ये है कि ये जो जनरेशन है, आप जैन जी बोल लीजिए, दिस वेरी प्रिविलेज जनरेशन। प्रिविलेज है जी, ये प्रिविलेज मुझे लगता है यही सबसे अनकंफर्टेबल जनरेशन। कंफर्टेबल है। प्रिविलेज क्यों है कि मोस्टली ये 1 या 2 सिबलिंग हैं, पेरेंट्स वेल टू डू अर्बन कम्युनिटी से आते हैं, तो इनको जो स्ट्रगल करना चाहिए था या ज़रूरत थी, जो बेबी बूमर्स ने किया, मिलेनियल, ये लोग नहीं कर रहे हैं। जब आप पे सब कुछ है, एक्सेस है, तो आपको ये संघर्ष दिखाई नहीं दे रहा। बट मुझे लगता है इनका संघर्ष हो सकता है बहुत ज़्यादा संघर्षशील हो आने वाले समय में। जो हमारे पेरेंटल या मिलेनियल या बेबी बूमर्स ने किया वो ऐसा नहीं होने वाला है। पर हमारे ही पेरेंट्स थे या हमारी जनरेशन, मैं तो मिलेनियल हूँ, लेकिन हमारी जनरेशन से पहले के जो लोग थे, एक नौकरी में 20-25 साल निकाल दिए। तो उनकी इतनी इच्छाएं भी नहीं थी फैमिली की। दे वर नॉट हैविंग 3 कार्स, 4 फ्लैट्स, दे वर नॉट गोइंग टू ईटिंग रेस्टोरेंट्स एवरी डे। तो उनकी लिमिटेड नीड्स थी, ग्लोबलाइजेशन नहीं था। कहने का मतलब ये, कोई भी जनरेशन हो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब आप इसे ऐसे सीख लीजिए या गिर के सीख लीजिए। और ऐसा नहीं है, ये जो अंडर 10 ईयर्स एक्सपीरियंस हैं लोग, इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है 2-3 साल में। उनको शायद रियलिटी चेक मिला है कि थिंग्स आर नॉट गारंटेड। अब ये हो सकता है कि धीरे धीरे समझ आएगी, जब आप इकोनॉमिक प्रेशर आता है, लाइफ स्टेबिलिटी का प्रेशर आए तो लोग करेंगे इसको। और आप देखिए ना, स्किलिंग का भी इकोसिस्टम इतना हो गया है, लर्निंग का। नाउ देयर इज़ नथिंग कॉल्ड लर्निंग मैंने किया और ख़त्म हो गया सर्टिफिकेट। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। टिल यू डाई, टिल यू वांट वर्क, आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी ही पड़ेगी। और हो सकता है इनकम के भी उतार चढ़ाव रहेंगे, तो आपको उसको स्वीकार करना है। जो मैंने पहले भी बोला, द बिगेस्ट सर्टेनिटी इज़ अनसर्टेनिटी। एम्ब्रेस इट रेदर देन बीइंग पेट्रिफाइड। उससे ये जो मैसेज है, वाइट कॉलर वाला अगर ब्लू कॉलर जॉब नहीं करना चाह रहा है तो नाउ दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अपब्रिंगिंग ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप मुझसे पूछें मतलब यंगस्टर्स को करना क्या है, अगर आप फ्रेशर हैं, आपको जॉब मार्केट देखना है, प्रेफर करिए कि आप ब्लू कॉलर काम करें एज़ कम्पेयर टू वाइट कॉलर। क्योंकि ब्लू कॉलर जॉब में या ग्रे कॉलर जॉब में ऐसा नहीं है कि ब्लू और ग्रे कॉलर जॉब इज़ अ मीनियल जॉब। दे आर सीनियर जॉब्स ऑल्सो एंड ग्रो देयर वेल। सो अनसर्टेनिटी वहाँ पर कम है, पहला। दूसरा, वाइट कॉलर अगर आप कर रहे हैं तो यू नीड टू कीप ऑन अपस्किलिंग योर सेल्फ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्ट्री में काम करना, गिग वर्कर्स, दीज आर ब्लू कॉलर, दीज आर ब्लू कॉलर जॉब्स। बट प्रॉब्लम क्या है कि ग्राउंड में जाके काम करना। प्रॉब्लम फिजिकल लेबर वाला काम नहीं होंगे। अगर आप जैसे डोमेस्टिक हेल्प, आप इसे रिप्लेस नहीं कर सकते। कारपेंटर है, मुश्किल होगा। जहाँ जहाँ फिजिकल टच की ज़रूरत है, उन जॉब्स को रिप्लेस करना, जो डेस्क जॉब है, कंप्यूटर बेस्ड जॉब है, उनको रिप्लेस करना आसान होगा। तो कहने का मतलब ये नहीं कि आप ब्लू ज्वाइन कीजिए, वाइट ज्वाइन कीजिए। ये है कि जो आपको ठीक लगता है, आपकी अपनी क्षमता, योग्यता और आपके लाइफ के गोल्स के हिसाब से करना चाहिए। हाँ, अगर आप हाई फ्लाइंग जॉब में हैं तो गिरने के चांसेस भी उतने ही हैं। या फिर आपको लगातार अपस्किलिंग करनी है, दैट इज़ बेसिकली इम्पोर्टेंट। हमारा एक इंडियन माइंडसेट है, बच्चा जब बड़ा होता है ना तो
दादी बोलती हैं लल्ला हमारा बाबू बनेगा। अब उसको बाबू की एक इमेज है कि मैं ऑफिस में जाऊंगा, केबिन में बैठूंगा, एसी चल रहा होगा। अगर वो एसी वाला जॉब करना है आपको, अच्छा, वी सी लॉट ऑफ यंगस्टर्स हु प्रेफर टू डू ऑफिस जॉब ऑन अ लेसर सैलरी एज कम्पेयर टू प्रॉब्ली वॉट यू कैन डू इन अ ब्लू कलर और प्रॉब्ली अ फैक्ट्री सेटिंग। तो ये भी माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हालांकि गवर्नमेंट काम कर रही है इन चीज़ों पे, वोकेशनल एजुकेशन पे काम हो रहा है, स्किलिंग में काम हो रहा है, बट जब तक इंडिविजुअल लेवल पे ये चेंज नहीं आएगा, थिंग्स विल रिमेन शेकी। वेस्टर्न वर्ल्ड में एक अच्छी बात जो आपने बोला ना कि जो हमारे यहाँ माइंडसेट था कि 10 साल तक काम चल रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड में एक माइंडसेट है कि रिसोर्सेज आर फाइन टू गो फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। 2 साल काम कर लिया, ये पूरा हो गया, फिर मैं कहीं और कर लूँगा। वहाँ पर उनका एक जो सोशल फैब्रिक है, सोशल सिक्योरिटी का, जो शायद सरकार ने बनाया, वो ज़्यादा अच्छा है। हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर ये फैब्रिक ज़्यादा बेटर होगा तो पीपल विल ऑल्सो बी फाइन टू वर्क इन कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट। 2 साल ये किया, 3 साल ये किया, 4 साल ये किया, तो वो शायद लोगों को ज़्यादा स्वावलंबन देगा। आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, जहाँ तक बात है ब्लू कॉलर, ग्रे कॉलर या वाइट कॉलर में चूज़ करने की, अगेन बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है ये, बट वी आर ऑल्सो अवेयर ऑफ केसेस जो वाइट कॉलर वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं, to earn a little extra, to earn a little extra cash, to do something extra just because they can, they have the time or bandwidth. We know of people जो बैंगलोर में मे बी इन्फोसिस में काम कर रहे हैं और ऑन द साइड टैक्सी चला रहे हैं। वी आर अवेयर ऑफ पीपल जो ऑफिस आने जाने में रैपिडो चलाते हैं। एंड ये बिकॉज हर जनरेशन की अपनी स्ट्रगल्स हैं, हर जनरेशन की अपनी मेहनत है, पर आई थिंक जेनजीज और मिलेनियल्स एटलीस्ट ये पहली जनरेशन है जो इतनी खुले में इंटरनेट के साथ बड़ी हुई है। तो जो टूल्स हमारे डिस्पोजल पे हैं, जो चीज़ हम यूटिलाइज कर सकते हैं, वो शायद जो 25-30 साल पहले के वर्कफोर्स थे वो सोच भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके पे एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग तरह की थी, तो वो एक जॉब में स्टिक किए तो अब वो उसी पे टिके रहते थे कि बस ये जॉब किसी तरह चलती रहे। दूसरा, हमारे जनरेशन के जो लोग हैं जो इस वर्कफोर्स में अभी घुसे हैं, उनके पास फेल करने का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पे लाइक ही सेड बहुत पेरेंटल प्रेशर नहीं है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ नहीं है, तो हम पहली, दूसरी, तीसरी जॉब में अभी तक एक्सीडेंट्स पे ही चल रहे होते हैं। वो चौथी में ही हमको रियलाइज़ हो जाता है कि अच्छा अब नहीं डगमगा सकते, अब फायरिंग का या अब ले ऑफ का चक्कर है, या अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। इसीलिए कभी कभी इस स्टेज पे आके 2-3 जॉब भी लोग कर रहे हैं, जो हमने पहले भी देखा है कि मून लाइटिंग के अपने प्रोज एंड कॉन्स और वो डिबेट किए जा सकते हैं, पर वो भी हमारे जनरेशन में ही शुरू हुआ है और इतनी तादाद में शुरू हुआ है कि अब ना ब्लू कॉलर, ग्रे कॉलर, वाइट कॉलर में फ़र्क कर सकते हैं आप, क्योंकि एक ही इंसान वाइट कॉलर भी है और एक ही इंसान ब्लू कॉलर, ग्रे कॉलर भी है। तो ये मेरा ओपिनियन रहेगा कि आई डोंट थिंक अब उतने डिफरेंसेस भी हैं कॉलर्स में। जिसमें पैसा ज़्यादा मिल रहा है, ये जनरेशन तो वहीं जा रही है। H1B को लेके भी कुछ ट्रंप साहब की तरफ से आनाकानी है, रोक दिया है। भारत में सबसे ज़्यादा H1B वीज़ाज़ दिए जा रहे थे पिछले साल तक, कम से कम 70,000 H1Bs भारत को मिलते थे। अब वो बंद हो गया है, उन्होंने 1 साल और धक्का मार दिया आगे। साथ में टैरिफ की धमकी, इन्वेस्टर सेंटिमेंट भी डाउन है, मार्केट भी डाउन चल रही है। तो ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि भारत इस वक्त जिस जगह खड़ा है, ग्रोथ करनी है डेफिनेटली, बट जहाँ नौकरियों पे तलवार लटक रही है, नौकरियों पे आन पड़ी है अब लोगों की, तो कैसे बनेगा भारत विकसित? देखिए, ये H1B कोई एक इवेंट नहीं है, ये वन स्टेप इन द सीरीज ऑफ द स्टेप्स। अगर आप देखेंगे कोविड के बाद वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, US, UK, इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं कि इमिग्रेशन को कंट्रोल किया जाए, और इनफैक्ट इसका काफ़ी इम्पैक्ट वाइट कॉलर इमिग्रेशन पे हुआ है। इंडिया इसका काफ़ी इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। तो हम H1B को एक तरह से ना देखें, वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में भी अलाउ नहीं कर रहे हैं आपको। वो नॉर्मल ट्रैवल वीज़ा स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में एंटी इमिग्रेंट यू कैन से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। न्यूजीलैंड ने अपनी टाइट किया, सिंगापुर ने, तो वो ये इसको लॉन्ग टर्म सिविलाइजेशन थ्रेट देख रहे हैं कि हम और ये भी सच है कि कहीं ना कहीं उनकी जो खुद की लोकल जॉब मार्केट है वो भी इम्पैक्ट हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो एक पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स बनाए, अब क्या आप उनको ब्लेम कर सकते हैं, वो तो कर नहीं सकते, लेकिन सरकार जहाँ जहाँ लेबर मोबिलिटी, नए वेन्यूज, रसिया, जापान, इजराइल, वहाँ कर रही है।
तो ये थोड़ा पब्लिक को भी समझना पड़ेगा कि सेटलमेंट केवल यूएस में ही नहीं होगा या लंदन में ही नहीं होगा, सेटलमेंट हो सकता है किसी दूसरे कंट्री में भी हो जाए। रसिया हो सकता है, जापान हो सकता है, वियतनाम हो सकता है, मिडिल ईस्ट में भी बियॉन्ड यूएई दुबई भी हो सकता है। हमें बियॉन्ड यूएस देखने की या जरूरत तो है। वो दे आर फोर्सिंग अस। तो एक तो ये है, जॉबलेस ग्रोथ एक रियलिटी है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। इसके लिए गवर्नमेंट के अलावा एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको भी थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। हालांकि बिजनेस का जो मेन फंडामेंटल होता है कि शेयर होल्डर वैल्यू एंड बॉटम लाइन प्रॉफिट, उस पर फोकस रहता है। टेक में ही लेऑफ्स नहीं है, स्टार्टअप्स में भी बहुत सारे लेऑफ्स हैं। अगर आप देखेंगे स्टार्टअप्स इंडिया में सिनोनिम्स था टेक, और टेक में भी कोई हार्ड टेक नहीं था ज़्यादा, इट वाज एप्स बेसिकली, जहाँ टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं बना रहे थे। हालांकि वो अभी शिफ्ट दिखाई देता है, जब आप टेंजिबल प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे एरोस्पेस, रोबो एंड ड्रोन वगैरह में काफ़ी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जहाँ एक टेंजिबल प्रोडक्ट है जो मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पे काफ़ी फोकस आ रहा है। तो इन स्टार्टअप्स को काफ़ी चीप मनी मिला था वेस्टर्न कंट्रीज़ या जापानीज़ चाइनीज़ इन्वेस्टर से। तो वो चीप मनी का दे डिड नॉट नो कि कहाँ उनको पैसा लगाना है, तो उन्होंने या तो कस्टमर एक्विजिशन डिस्काउंट में लगाया या एम्प्लॉय कॉस्ट में लगाया। तो इन्फ्लेटेड सैलरी हो गई। जो रिसोर्स एक एक्स अमाउंट पे मिल सकता था, जस्ट बिकॉज आप पे बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, आपको पता ही नहीं, तो आपने एक्स मल्टीप्लाई बाई 5 कर दिया, तो वो तो क्रम्बल करना ही था। अनफॉर्चुनेटली वेरी सैड दैट सक्सेस रेशियो ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स इज़ वेरी पुअर बाय एनी ग्लोबल बेंचमार्क। वाई इट इज़ पुअर, उसका कारण है कि जो कैपिटल डिप्लॉय की ग्लोबल फंड हाउसेस ने या प्राइवेट इक्विटी फर्म्स ने, उन्होंने वो रिटर्न नहीं दिया। बहुत जगह तो मॉडल ही क्वेश्चन में आ गया, सस्टेनेबिलिटी तो बात की बात है, कॉस्ट कंट्रोल पे फोकस नहीं किया। ये टेकी लोग थे, लेकिन मे बी दे वर नॉट द बेस्ट पीपल फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू जो प्रॉफिटेबिलिटी फोकस रखते। अगर आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे, जितने ये स्टार्टअप्स के आईपीओ आए, इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें आईपीओ के बाद इन्वेस्टर्स आर फ्लाइंग, प्रमोटर्स अपनी इक्विटी रिड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको खुद ही भरोसा नहीं है अपनी कंपनी पर। तो जो लॉस हो रहा है, काफ़ी कंपनियों के शेयर गिरे आईपीओ में आने के बाद, तो इसमें जो पब्लिक का पैसा डूबा है। तो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि बहुत ही मेच्योर्ड एंटरप्रेन्योरशिप नहीं थी, लूप साइडेड थी, ऐप में ज़्यादा थी, डिजिटल में ज़्यादा थी। हम तो स्टार्टअप इंडिया चला रहे हैं। वो ठीक है, वो गवर्नमेंट का स्टैंड इंडिया, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, बिकॉज उनको अपना एक गवर्नमेंट को करना है और वो ज़रूरी भी है इन्वेस्टर्स को, बट रियलिटी सबको दिखती है। तो शायद मुझे लगता है कि इसका कंट्री लेवल पे कोर्स करेक्शन हो रहा है। अब आप देखेंगे इतनी ज़्यादा ऐप आ रही हैं तो उनको फंडिंग नहीं मिल रही है। अब थोड़ा सा हार्ड प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया डिफेंस, एरोस्पेस, मैन्युफैक्चरिंग, रोबोट्स, सस्टेनेबिलिटी, इन सब पे ज़्यादा फोकस है, जो शायद नीड ऑफ द आवर है, वो जरूरी। इनोवेशन तो हमने वैसे भी नहीं किया है, ना हमने कोई डीप सीक बनाया है, ना हमने एआई बनाया है, चैट जीपीटी हमने नहीं बनाया है। ऐसी चीज़ों में तो हम वैसे ही काम नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। अभी सरकार काम कर रही है इनको लेके, कुछ बयान आए थे, लेकिन हम ये सब ऑटोमेशन और एआई लेड टूल्स भी नहीं बना पा रहे हैं इंडिया के, जो बहुत ग्लोबल लेवल पे जिनका नाम है। देखिए, इनोवेशन के लिए ज़रूरी है कि R&D में पैसा लगाना, और दूसरा आप ये भी डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पर है आपकी इकोनॉमी। तो हमारी शायद इकोनॉमी उस स्टेज पे नहीं है कि जहां हम बहुत ग्लोबल लेवल पे ब्रेक थ्रू कर पाएँ। ट्रेडिशनल हाउसेस ने भी शेयर होल्डर्स वैल्यू पे फोकस किया, प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस किया। तो इनोवेशन आई थिंक या तो लीप फ्रॉग करें, या मे बी हम कॉपी कैट कर रहे हैं, जैसे ओला उबर का कॉपी हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि अमेजोन का किस हुए, फ्लिपकार्ट अमेजोन का कर गया। तो कॉपी कैट कल्चर ठीक है, वो भी ठीक है, उसकी अपनी एक साइकिल है, बट लीप फ्रॉग करने के लिए आपको, और ये भी सच है कि इनोवेशन में जो पैसा प्राइवेट सेक्टर नहीं लगाता है, वो गवर्नमेंट का ही शेयर ज़्यादा है। टाइम है कि गवर्नमेंट से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर R&D में पैसा लगाए। लीप फ्रॉग करना पड़ेगा, कई जगह किया भी है लीप फ्रॉग। ऐसे मेहनती है भारत के यूथ। शायद बड़ा मुश्किल है ये कहना, ये बड़ा सब्जेक्टिव है। पुरानी जनरेशन ने मेहनत किया है, संघर्ष किया है, शायद ये जैन जी उतनी मेहनती नहीं है, इसमें सच, इस पर कोई डाउट ही नहीं है। प्रॉबेबली मेहनत मजबूरी में करनी पड़ेगी, या इट कैन हैव अ सोशल इम्पैक्ट। मेहनती नहीं है भारत के जेन जी वर्तमान समय में तो नहीं दिखते हैं, और समस्या। अच्छा, क्यों आप ऐसे कह रहे हैं? रीज़न नहीं, रीज़न यही है दैट वी वांट इजी एंड क्विक सॉल्यूशंस फॉर एवरीथिंग। There are no shortcut to success, and when you try one, you are supposed to bang on somewhere for sure. जो हो रहा है अल्टीमेटली आप ये भी देखिए, अगर ले ऑफ किसी रिसोर्स का हो रहा है, वहाँ अगर आप इर्रिप्लेसेबल हैं तो ले ऑफ नहीं हो रहा है आपका, ऐसा भी है। तो पुराने टाइम पे
फायरिंग या ले ऑफ अगर कम थे तो उसका ये भी कारण था कि आपके स्तर पर आपकी कैपेबिलिटी ऐसी थी जो रिप्लेस नहीं हो पा रही है। तो ये भी एक प्राइमरी रीज़न है, इट्स नॉट जस्ट वन साइड गेम। तो ये एक प्राइमरी कारण है। तो फाइनली हर जगह से हम मारे जा रहे हैं इस वक्त, नौकरी में कैसे बचाऊं? मेहनत करके या मेहनत करके। मेहनत करके। जेनजी और मिलेनियल मेहनती है या नहीं है, वो तो आई थिंक जेनजी और मिलेनियल ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे कि वो खुद हैं मेहनती या नहीं। पर ये तो है क्योंकि हम जिस इकोसिस्टम में बड़े हुए हैं, हमें क्विक फास्ट सॉल्यूशंस की आदत है। हमें वेट करना पसंद नहीं है, पेशेंस कम है, रेजिलियंस भी थोड़ा कम ही है, और रेजिस्टेंस टू चेंज तो बहुत हाई है। तो जो इकोसिस्टम्स जेनजीज मिलेनियल्स के रहे हैं, जिस दौर से हम गुजरे हैं अपने बचपन में, वो ऑफ कोर्स थोड़ा हमें टाइम लगेगा सेटल होने में। बट आई ऑल्सो थिंक बहुत सब्जेक्टिव है ये कहना कि हर कोई एक जनरेशन का नहीं। आई मीन पुराने बेबी बूमर्स में भी बहुत लोग हैं जो मेहनती नहीं थे, और ये एग्जैक्टली क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि एक ही नौकरी में वो 25 साल भी थे, तो क्या हर 25 साल रहने वाली नौकरी में हर कोई CEO या MD बन के रिटायर हुआ है? तो वाजिब सवाल है। आई डोंट थिंक टेन्योर या कैपेसिटी आपकी कहीं टिकने की कैन डिफाइन हाउ ग्रेट यू आर, या जितनी मेहनत आप कर सकते हैं। अल्टीमेटली इन दिस डे एंड एज ऑल्सो आई डोंट थिंक मेहनत इज़ अ पैरामीटर फॉर सक्सेस। आप मेहनत कर रहे हैं तो आई थिंक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत बार बात होती है कि एक मशीन 100 लोगों का काम कर सकती है, पर 100 मशीन मिल के भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान का काम नहीं कर सकते हैं। तो वो जो बात है वो रह जाती है कि मशीन आएंगे, लोग आएंगे, पर अगर आपने अपनी जगह बनाई हुई है, वेदर यूर जेनजी मिलेनियल और बूमर, आपको रिप्लेस करना मुश्किल होना चाहिए। एक चीज़ और है, अगर आप देखेंगे कोविड के बाद ट्रेडिंग बहुत शुरू हुई है। इसका जो कंटिन्यूएशन हम करते हैं कि और काफ़ी यंग लोग ट्रेड कर रहे हैं। सडनली इतने अकाउंट खुले, डीमैट के, शेयर मार्केट के, FNO के। ये एक क्वेस्ट है कि जल्दी पैसा बना लें, क्विक बना लें, बैठे बैठे बना लें। और इसमें मेजॉरिटी ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स जो FNO वगैरह में डायरेक्ट वो लूजर हैं। तो ये एक ठीक बात नहीं है कि आपकी जनरेशन एक तो पूरी साल क्रिकेट देखती है या FNO पर ट्रेड करती है। तो ये कितना आप प्रोडक्टिव आवर्स एक जनरेशन का वेस्ट कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ही रेयर गेम्स होंगे जो आपके 5-5 दिन चलते हैं। जैसे इंडिया टेस्ट होता है क्रिकेट में, 1 डे पूरा दिन लग जाता है। उनके गेम्स बड़े शॉर्ट होते हैं, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में ख़त्म। अगर आप देखेंगे कि इंडिया में राउंड द क्लॉक क्रिकेट होती है और करोड़ों लोग अनप्रोडक्टिव होकर उसको देखते हैं। या फिर एक नई कम्युनिटी डेवलप होगी कि इन्वेस्टर, दे आर नॉट इन्वेस्टर्स। वो एक तरह से ट्रेडर भी नहीं बोलोगे, वो एक तरह से गैम्बलिंग में करना चाहते हैं। इनफैक्ट सरकार को गैम्बलिंग बंद करनी पड़ती है। देयर आर उस पर बातचीत चल रही है, एंड जनरेशनल इशू, गेमिंग एप्स, हाँ वो हुआ है। तो खैर एनीवे ये आने वाले समय में ले ऑफ भी होते रहेंगे, हायरिंग भी। लेबर कोड जो आए इसलिए हैं कि ईज़ ऑफ हायरिंग हो। जो मेहनती होगा, इंटेलिजेंट होगा, जो समझदार होगा वो बेहतर करेगा, जो नहीं है वो परेशान। लेकिन एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहूँगी, जो फायर हुए हैं इस वक्त अमेजोन से, उन्होंने तो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम अमेजोन जैसी कंपनीज को दिया, 5-5, 10-10 साल वहाँ पे रहे। वो जेनजी नहीं है, वो क्या कर सकते हैं अब? नहीं, लॉन्जिविटी इन अ कंपनी इज़ नॉट अ सर्टिफिकेशन फॉर योर टैलेंट। ये फॉर श्योर है। जो अमेजन या बड़े इकोसिस्टम में फायरिंग हुई है, एज वी अर्लियर सेड, दे आर 2 मेजर रीजंस। अगेन आलस वाला कारण नहीं है। पहला ऑटोमेशन, सेकंड देयर वाज ओवर हायरिंग विच हैपेंड इन द टाइम ऑफ कोविड। और जैसे ही पैसा कॉस्टली हुआ, चीज़ें ठीक हुई, ओवर हायरिंग हो गई है, ये CXO समझ में आया, दे स्टार्टेड डाउनसाइजिंग इट एंड हार्मोनाइजिंग इट, एंड इट हैपेंड अक्रॉस द वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि सिर्फ US में हुआ या इंडिया में हुआ, हर जगह हर ज्योग्राफी में ऐसा हुआ। और ये रहेगा। आपने ओवर इन्फ्लेट कर लिया, वो नंबर अभी कम आ रहा है, अब यहाँ टिकेगा, हल्का हल्का और गिरेगा, देन इट विल अगेन कम टू अ रिवर्स साइकिल। एक रिवर्स साइकिल फिर से हो। रिवर्स साइकिल फिर से आएगा। एंड आई वुड लाइक टू ऐड टू हिस लॉजिक ऑफ क्रिकेट, जो एक कहावत कहते हैं ना कि जो कार्ल मार्क्स ने बोला है कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। भारत के लिए ऐसा है कि भारत में एक दूसरा ओपियम भी है, वो है क्रिकेट। अच्छा, आप लोग क्रिकेट को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? ब्लेम नहीं, आप देखिए ना, आप जैसे आप इतना हमारा डेमोग्राफी डिविडेंड है, यंग लोग हैं, यंग वर्कफोर्स हैं। घर में अगर 10 लोग हैं, लोग आईफोन भी तो ले रहे हैं, नए नए लेटेस्ट आईफोन लेने के लिए। आपने देखा नहीं कितनी भीड़ लगी क्रेडिट में ले रहे हैं, काफ़ी क्रेडिट में ले रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री जहाँ क्रेडिट पे सबसे ज़्यादा आईफोन लिया जाता है। हाईएस्ट इंडिया विद डेटा। नहीं है। ये जो बिजनेस साइकिल्स है ना, पहले होता था कि
बूम और रिसेशन की साइकिल 15 साल 20 साल, जैसे 15 साल बूम रहेगा फिर 10 साल रिसेशन। नाउ द बिजनेस साइकिल्स आर गेटिंग शॉर्टर। वो 10 हुई 5 हुई, अब आप देखेंगे 5 साल में ड्रामेटिक चेंज आते हैं। जो पहले होता था कि अगर उठ रहा है तो 10 साल 15 साल तक उठता ही रहा है, फिर गिरने में भी टाइम लग रहा है, तो हम उसको बोलते हैं लॉन्गर बिजनेस साइकिल ऑफ इम्पैक्ट। अब टेक्नोलॉजी बोल लीजिए या डिजिटल वॉट एवर इट इज़, जो बिजनेस साइकिल बहुत शॉर्टर हैं। तो अगर इसका मतलब ये भी है कि जब बूम आया हायरिंग में तो सडन ले ऑफ भी आया, ये ले ऑफ भी है तो इसका भी एक ट्रेंड आएगा, समथिंग एल्स हो सकता है। जो पुरानी जॉब थी रिडेंडेंट होंगी, नई जॉब होंगी, वहाँ बूम होगा, तो डायनामिक्स चेंज होते रहेंगे। बहुत बढ़िया। तो हम रिक्रूटर्स से बात कर रहे थे, क्योंकि इनसे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है कि अब आने वाले समय में जॉब मार्केट में क्या होने वाला है। और इनका कहना है कि अनकंफर्टेबल रहना बहुत ज़रूरी होगा। आप ये मत सोचिए कि आपको एसी ऑफिस में नौकरी मिल जाएगी, आप वहाँ बैठ जाओगे, 10 साल वहाँ निकाल लोगे और बढ़ते रहोगे जॉब में। यू नीड टू बी अनकंफर्टेबल। और भी उठा पटक जॉब मार्केट में हो सकती है। वैसे भी भारत को, मैं कह रही थी, तीनों तरफ से मार चली रही है, चाहे वो H1B वीज़ाज़ पे रोक हो या फिर ट्रम्प के टैरिफ की धमकी हो, यूएस में अनस्टेबिलिटी हो, भारत से जिस तरीके से जो ट्रेड है उसमें कमी आई हो, मार्केट्स हो, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि ले ऑफ्स भी हो रहे हैं, AI ऑटोमेशन आ गया, ओवर हायरिंग हो गई। ये सब कुछ मिलाकर अब धीरे धीरे चर्निंग होती जा रही है। और ये क्योंकि आपके जीवन से जुड़ा टॉपिक है, नौकरी, रोजगार, और इस पर हम और भी आगे चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए द रेड माइक।